बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स के हवाले से जो जेआईटी बनाएगी और जेआईटी ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उसके ऊपर आज भी केस जारी रहा और उस केस के अंदर जो आज कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी वो बहुत ही मानी खेज़ हैं और बहुत ही, बल्कि ये कहना चाहिए कि परेशानी का बायस होंगी पाकिस्तानी कौम के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अदलिया के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। 8 से 9 अफराद हैं जो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर अदलिया के ऊपर अटैक करते हैं। इसी तरीके से SCCP चेयरमैन, उनके ऊपर जो रिकॉर्ड टेम्परिंग का इल्ज़ाम है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये पूछा अटर्नी जनरल से कि आप बताइए कि आप किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसकी इंक्वायरी जो है SCCP चेयरमैन की रिकॉर्ड टेम्परिंग के हवाले से ये FIA को मार्क कर रहे हैं कि वो तहकीकात करके बताएं कि इन्होंने किया क्या है रिकॉर्ड के साथ। इल्ज़ाम ये आयद किया था JIT ने कि चौधरी शुगर मिल्स और इसके अलावा शरीफ फैमिली की जो दूसरी कंपनीज है उसका जब हमने रिकॉर्ड मांगा तो इन्होंने बैक डेट से कुछ केसेस को क्लोज करके दिखा दिया और कुछ का रिकॉर्ड हमें दिया नहीं, टेम्पर किया, लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि रिकॉर्ड में रद्दो बदल किया। इसी तरीके से IB चीफ जो इस वक्त मौजूदा हैं उनके ऊपर इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम JIT ने आयद किया था कि वो उनको हरासा कर रहे हैं, उनके अहले खाना को, उनके फ़ोन टेप कर रहे हैं, उनके जो पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको हैक किया गया है। और इसी तरीके से एक और जो बहुत ही मेरे ख्याल में संगीन नौइयत का इल्ज़ाम आयद किया गया था वो ये था कि IB ने नादरा से रिकॉर्ड हासिल करके हुसैन नवाज़ के हवाले कर दिया और हुसैन नवाज़ ने उसी चीज़ को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्तलिफ नौइयत के इल्ज़ाम आयद किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया अटर्नी जनरल से कि क्या आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो को प्राइवेटाइज़ कर दिया? किस कानून के तहत आपने उनको इख्तियार दिया कि ये वो काम करें? नादरा से रिकॉर्ड लिया और हुसैन नवाज़ को दे दिया। उन्होंने कहा किस बात की गारंटी है? जजेस ने ये पूछा कि हमारे ऊपर ये निगरानी नहीं कर रहे, हमारी जासूसी नहीं कर रहे, क्योंकि अपने ख़त के अंदर ख़ुद IB ने तस्लीम किया है कि वो बुनियादी इंफॉर्मेशन जो हैं, फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे थे उन लोगों के मतलब जो JIT के अरकान हैं। तो ये इल्ज़ामात का सिलसिला था जो आज JIT के अंदर जारी रहा। एक हमने डे बिफोर यस्टरडे एक प्रोग्राम यहाँ पेश किया था जिसमें FIA के एक फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर जो उस वक्त इकनॉमिक क्राइम विंग को 90s में, 90 की दहाई में हेड कर रहे थे, इनामुर रहमान सहरी, उनका इंटरव्यू आपको दिखाया था। उनका दावा ये था कि उन्होंने 93 ऑनवर्ड जो नवाज शरीफ फैमिली ने पाकिस्तान से, जो इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान से पैसा बाहर भिजवाया, लंदन में मेफेयर अपार्टमेंट्स खरीदे, और ये इल्ज़ाम है कि ये जो अल तौफीक केस में और इसके हदैबिया पेपर मिल्स में जाली अकाउंट्स खुलवाए गए, काजी फैमिली, वो सिकंदरा काजी और दूसरों के जो नाम आते हैं सलमान ज़िया के, वो तमाम तफ्तीश वो कहते हैं कि मैंने की थी, मेरे पास पूरे फैक्ट्स हैं, मुझे JIT बुलाया तो मैं उस JIT के सामने पेश हो जाऊँगा। हमने उस प्रोग्राम की शुरुआत इस बात से की थी कि इनामुर रहमान सहरी को 97 में नवाज शरीफ हुकूमत ने करप्शन चार्जेस पे फायर कर दिया था। ये हमने कुछ चीज़ छुपा के नहीं थी रखी क्योंकि मुझे पता था कि अगले दिन मैंने प्रोग्राम करना है तो मेरे साथ सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने जो एक मीडिया सेल बनाया हुआ है वो क्या काम करता है, उसके भी कारनामों का भी मुझे पता है, मैं ज़्यादा वजाहत नहीं उसकी करता, लेकिन उन्होंने एज़ यूजुअल वही काम किया कि ये नैबज़दा थे जिनका आपने इंटरव्यू कर दिया और ये कर दिया और इंटरपोल के ज़रिए हमने बुलाया था इनको तो ये भाग गए। तो मुझे इस बात के ऊपर कतन कोई इतराज़ नहीं है कि इनामुर रहमान के ऊपर अगर कोई इल्ज़ामात करप्शन के हैं तो मौजूदा हुकूमत उनको पकड़े और जेल में डाल दे। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर वो सज़ा के हकदार हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक FIA के ऑफिसर ने जो तहकीकात इकट्ठी की, जो तहकीकात करके फैक्ट्स इकट्ठे किए, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स का मज़ीद पलंदा है, बल्कि इनसे मैंने वो भी डॉक्यूमेंट्स कुछ लिए हैं, मैं अभी थोड़ी देर में स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाऊँगा भी, जिनके ऊपर इनका दावा है कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो दस्तावेज़ात हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि हबीब बैंक AG ज़ूरिच के ज़रिए यहाँ से लॉयड बैंक लंदन में पैसा भेजा गया। जो इनका ख्याल है कि वही पैसा जो है लंदन के अपार्टमेंट ख़रीदने में 93 और 96 के दौरान जो ख़रीदे गए वो पैसा इस्तेमाल हुआ। वो बैंक्स की ट्रांजैक्शन की रसीदें जो हैं बाकायदा, वो रसीदों की कॉपियाँ भी इनके पास मौजूद हैं। अब मैटर वो हक़ाइक़ करते हैं, ऑफिशियल फाइल्स करती हैं, ऑफिशियल FIA की रिपोर्ट्स करती हैं या नहीं करती हैं, ये फ़ैसला अदालत ने करना है। मैं आज उनको प्रोग्राम में लूँगा और एक जो चार्ज था कि वो हमने बुलाया था और ये पाकिस्तान से फ़रार हो गए थे, इंटरपोल के ज़रिए हमने तलब किया हुआ, मफरूर हैं वो, उसके हवाले से भी बात करेंगे और उसके हवाले से आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे।
में जो आज हमारे साथ शुरा गुफ्तगू होंगे उसमें फवाद चौधरी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लॉ मिनिस्टर पंजाब हमारे साथ हैं लाहौर से। और इनामुर रहमान सहरी फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर FIA वो हमारे साथ हैं लंदन से। सबको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। सबसे पहले शॉर्ट सुनवा दें क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8-10 लोग अदलिया के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, तो वो बयानात सुनवा दें और उसके बाद राना साहब से रद्द-ए-अमल लेते हैं, फिर प्रोग्राम आगे चलाते हैं। दिखाइएगा जी। अब JIT को ये जानो कपत्ती वाला रोल जो है ये कोई सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि अपनाओ और हर किसी के गले पड़ जाओ। ये जो JIT है ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? ये कोई JIT है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनीखेज मूवी है? JIT जो है वो इमरान खान से मुतासर हुई है या इमरान खान की जो रूह है वो JIT में सरायत कर गई है? ये इसके अलावा बहुत से दीगर बयान आते हैं, हमने सिर्फ छोटा हिस्सा इसलिए रखा है कि वो काफ़ी टाइम ले जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब आपसे आगाज़ करते हैं। अदलिया कहती है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, आपका रद्द-ए-अमल? देखिए ये आप कोई रिमार्क्स की बात कर रहे हैं। अदलिया के रिमार्क्स जो है वो फैसला नहीं होते। अगर इस बारे में कोई फैसला सामने आया तो फिर हम भी जो है वो अपना जो भी नुक्ता नज़र हुआ उस बारे में जो है वो हम मुअज़्ज़ज़ अदलिया के सामने रखेंगे। और अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आई कि जिससे ये ज़ाहिर हो कि हमारे किसी लफ्ज़ या हमारे किसी जुमले से जो है वो कोई ऐसा तसर जो है वो सामने पाया जा रहा है, तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी अदलिया जो है और ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका हमें आईनी और कानूनी तौर पे जो है वो एहतराम करना चाहिए, क्योंकि उस एहतराम के बगैर तो फिर मुआशरा जो है वो एक यानी जंगल की सूरत जो है वो बन जाता है। अदलिया का एहतराम जो है वो पूरे मुआशरे में जो है वो इस्तेहकाम के लिए जो है वो ज़रूरी है। दुरुस्त है। बाकी जो रिमार्क्स आपने अभी दिखाए हैं ये बहुत बेहतर होता नदीम मलिक साहब अगर आप कुछ और लोगों के भी बड़े रिमार्क्स हैं और उसकी तारीख जो है वो तकरीबन को 1 साल यानी पुरानी भी है, जब धरना शुरू हुआ तो उस वक्त से है, तो अगर आप सारे रिमार्क्स दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर होता। सारे बाकी भी दिखा दूंगा। आज केस ये डिस्कस कर रहा हूँ, जिस दिन वो केस डिस्कस करूंगा वो भी सारे दिखा दूंगा। फवाद चौधरी साहब आपका रद्द-ए-अमल इसके ऊपर जो आज कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है? देखिए आज जो अदालत का जब आगाज़ हुआ तो उस वक्त सबसे पहले तो मैंने ये द न्यूज़ की आज की जो अखबार है इसमें ये जो मेन लीड स्टोरी है, इंस्टीट्यूशंस प्रूव JIT एलिगेशंस रॉन्ग, आज आपने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा ये मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिखाई और मैंने ये कहा सर कि मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि आज ये केस लगा हुआ है तो अगर पहले ही रॉन्ग हो गए हैं तो फिर इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। तो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खैर बड़ी एक्सेप्शन इस पे ली, बड़ा उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा बिल्कुल ये एक मुहिम चल रही है। 8 लोग थे पहले उसमें, अब 9 लोग हो गए हैं और जिस तरीके से JIT और सुप्रीम कोर्ट को मिलाइन किया जा रहा है और यकीनी तौर के ऊपर इस मीडिया ग्रुप का एक सेक्शन है जो इसमें साथ मुल है। बाकी मीडिया ग्रुप को आप टारगेट नहीं करना चाहिए, ये अनफेयर है। बाकी आप बात करें। अच्छा नहीं, वो चूंकि शामिल है, हमारा ये ख्याल है तो मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, ज़ाहिर है कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। वो इसमें बिल्कुल मुलव्वस है और हुआ ये है कि आप देखें कि किस तरीके से किया जा रहा है। मसाइल के तौर के ऊपर एक व्हाट्सएप की स्टोरी बनाई गई जिसका मकसद था सुप्रीम कोर्ट को मिलाइन करना। उसके बाद उसके ऊपर हुकूमत के जो तीनों लोग हैं, स्टोरी किसने बनाई? ये अंसार अब्बासी साहब ने दी थी। नहीं, मैं एक चीज़ पे माजरत खाऊं फवाद चौधरी साहब, आपका इस ग्रुप से नापसंदीदगी होने का मतलब ये नहीं है कि उस ग्रुप के हर बंदे को हम झूठा करार दें। SCCP के चेयरमैन ने वो खत लिखा, अगर स्टोरी मैन्युफैक्चर की है तो SCCP के चेयरमैन ने मैन्युफैक्चर किया। मैं आपको बताऊं, अंसार एज ए रिपोर्टर रिपोर्ट करने वाला, उन्होंने एंगलिंग की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मुलव्वस किया और जस्टिस इजाज अफजल साहब ने अगले दिन इसको क्लैरिफाई किया कि जिस तरीके से आपने इसको एंगलिंग की है इसमें तो कोई मसला ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट तो पहले दिन से कह रही थी कि JIT हमने नॉमिनेट करनी है, लेकिन तासुर ये दिया गया है, उसको तो पकड़ा उन्होंने। आज DG FIA को कहा तो असल तो वो जिसने मैन्युफैक्चर किया फिर उसको असल तो वो भी हैं, ये भी हैं, इनकी तरफ अभी नहीं आए, इनकी तरफ बाद में शायद आए। लेकिन मैं थोड़ा आपको सीक्वेंस बता दूं फिर उसके बाद जो है वो आपको समझ आ जाए, ताकि तस्वीरें हैं मुख्तलिफ।
उसमें सुप्रीम कोर्ट को मेलाइन किया गया कि रजिस्ट्रार ने इस तरह से कॉल की, जिसका कोई तुक्की नहीं बनता था। सुप्रीम कोर्ट पहले दिन कह चुकी थी कि हम फैसला करेंगे। और थोड़ा सा आपको याद होगा कि जब पैनामा का फैसला आया था तो पीएमएलएन ने मिठाइयां बांटी थी और खुशामदेद कहा था। उसके बाद जेआईटी बनी, इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। आपके ख्याल में ये जो रिमार्क्स थे कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के, ये अदलिया पर हमले के मुतरादिफ हैं? 100% अदलिया पे हमले के मुतरादिफ हैं, स्पेशली उस सूरत में जबकि आप मान चुके थे। देखिए ना, आप फैसले पे ऑब्जेक्शन कर रहे होते, आप रिव्यू में चले जाते और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती करती तो कोई बात भी थी। आपने फैसला एक्सेप्ट किया, जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, आपने एक्सेप्ट की, उसके मेंबरान के ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हालांकि रिश्तेदारियां उस वक्त भी थी, उनका बैकग्राउंड उस वक्त भी था, किसी ने नहीं की। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तो उसको जो है वो क्रम्बल करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए ये कहानियां गढ़ी गई। सहरी साहब, आपसे हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, उसके बाद ऑफिशियल लेवल से ऊपर कुछ चीज़ें सर्कुलेट की गई और वो चीज़ें ये जाहिर करती हैं कि एक तो आपको कहा गया कि आप नैब ज़दा हैं, दूसरे कहा गया कि इंटरपोल के नोटिस आपको भिजवाए गए हैं पकड़ने के लिए, आप मफरूर हैं, भागे हुए हैं पाकिस्तान से। पहले इंटरपोल की वजाहत कर रहे हैं, इंटरपोल आपको पकड़ रही है, आप छुपे हुए हैं, कहीं भागे हुए हैं पाकिस्तान से, छुप के बैठे हैं, आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल है काम? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वजाहत का मौका दे दिया और आप ही की वसातत से मैं अपने कौम के सामने ये रखता हूँ कि पहली बात ये है कि ये जो इन्होंने मुझे नैब जगह करार दिया, तो नैब में केस भी तो इन्होंने भिजवाया था ना, जिनकी मैंने तफ्तीशें की थी। जब वो हुकूमत में आए, उन्होंने जब फरवरी में हुकूमत में आए, अप्रैल 1997 में उन्होंने एक लिस्ट आया की 83 की, उसमें मेरा भी शामिल नाम कर दिया और भी जितने भी लोग इनके तफ्तीश करने वालों में से थे, कस्टम के, इनकम टैक्स के, रहमान मलिक साहब वगैरह वगैरह सब डाल दिए। चले, वो भी हो गया किस्सा। उसके बाद फिर मैं 4 साल वहीं पे रहा सर, और उसमें इनकी 4 इंक्वायरियां भुगती और उसमें डिप्टी डायरेक्टर वहाँ के जो थे, डायरेक्टर जो के थे, इंस्पेक्टर, सबने इंटरव्यू मेरे किए, मेरी रिपोर्टें ऑन रिकॉर्ड हैं कि इन्होंने 4 बार उसको चेंज किया कि नहीं ये रिपोर्ट जो है ना ये हमें एक बार क्लियर हो गया, नहीं ये नहीं हमें मंजूर, दूसरे को लगा दिया, ये नहीं हमें मंजूर, तीसरे। जब चारों इंक्वायरीज ऑफिसर्स ने मुझे क्लियर कर दिया। आपके खिलाफ जो केसेस थे वो सैफुर रहमान आप सेल में कायम हुए थे 97 में? जी, यू आर राइट, ये एहतसाब सेल में शामिल हुए थे और ये रिकॉर्ड पर रहे कि मैं जिस किस्म के ब्लड मेरा है कि वो सैफुर रहमान साहब से, उनके वजीर जो है ना वो जाके बाहर खड़े रहते थे, बेंच में बैठते थे। मुझे जब बुलाया गया तो मैंने उनको सर कभी नहीं कहा, आज वो जिंदा है उनसे फोन करके कंफर्म कर लेंगे ये लोग। मैंने उनको मिस्टर सैफ कहकर पुकारा, 3 बार उसने मेरे सामने फाइलें रखी कि यार इस पे कुछ आप 2001 में यहाँ से बरतानिया गए? मैं यही बात करने लगा हूँ। फिर 2001 में अल्टीमेटली नैब को मेरे लिए ये ECL इशू करना पड़ा और उन्होंने कहा कि इंक्वायरियां बस जो हो गई यार, हम नोटिफिकेशन करते रहेंगे, आप ECL लें और अपने बच्चे के लिए आप जाना चाहते हैं तो जाएं। 2001 में आ गया तो बजाय नोटिफिकेशन उसके वो करने के बाद में उन्होंने 2002 में कहीं, वो बहुत बाद में मुझे पता चला, मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। एक चीज रिकॉर्ड पर है सर, यहाँ पे एक लोकल टेलीविजन है मैनचेस्टर का, DM डिजिटल, उसमें 2005 से लेके 2012 तक मैंने यही करंट अफेयर के प्रोग्राम वहाँ पे किए हैं। यहाँ के काउंसलेट्स मुझे जानते थे, पब्लिक के लोग जानते थे, गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट जानती थी। जब इंटरपोल को यहाँ से कहा गया कि इनामुर रहमान सहरी को पकड़ के लाएं तो उसके बाद क्या हुआ? जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने 2007 में सिर्फ एक चैनल ने ये खबर चलाई कि जी उनका रेड वारंट निकल गया। मैंने अपने यहाँ के इंग्लैंड में जो वकील हैं उनसे मैंने राब्ता किया, मैंने कहा इसका क्या हो सकता है, तो मैं तो सारे दिनों में ओपन हुई है, शाम को चाहे तो मुझे पकड़ के ले जाए, इन्होंने तो मुझे नेशनलिटी भी दी है, तो अब ये क्या करेंगे मुझे? कहते ये कुछ भी नहीं करेंगे, हम खत लिखते हैं। मैंने वो तमाम जो इन्होंने चार्जेस जिसकी बुनियाद पर इन्होंने लैब में केस भेजा था, मैंने वो तमाम चार्जेस की कॉपी जो है ना वो 4-5 सफ़े की एप्लीकेशन बना के हमने फ्रांस उसमें इंटरपोल को भेज दी मेरे वकील ने। ये 2008 की बात है सर, जनवरी 2008 में उन्होंने एडमिट की। पहले तो बाद में हमारे यहाँ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरह, हाई कोर्ट की तरह पहले एडमिट करते हैं। एडमिट करने की नोटिफिकेशन हुई, उसके बाद 1.25 साल उन्होंने उन चार्जेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, 1.25 साल।
और 1 अप्रैल 2009 में उन्होंने मुझे लेटर भेजा कि वी आर सेटिस्फाइड, हमने चार्जेस को देख लिया है, हम आपका रेड वारंट भी खत्म कर रहे हैं और आपकी फाइल भी अपने पास यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। ये बेचारे हमारे दोस्त अहबाब जो अभी ये मूवमेंट चला रहे हैं, उन बेचारों के नॉलेज में ये है ही नहीं है, कभी उन्होंने कभी। आपका केस नैब में कैसे है? अगर आपका केस सैफुर रहमान के वो एहतसाब सेल में था तो ये नैब में कैसे है? क्या वो एहतसाब सेल वाले केस ट्रांसफर हो गए थे? एहतसाब ब्यूरो फिर नैब में कन्वर्ट हो गया था। एहतसाब ब्यूरो नैब में कन्वर्ट हो गया था। हाँ, यही का वो एहतसाब ब्यूरो जो था, उसकी सारी फाइलें, उसकी सारी मैनेजमेंट वो नैब को ट्रांसफर हो गई थी उस वक्त, और सिर्फ नैब ऑर्डिनेंस जो है वो एक शुरू हो गया। ठीक है, ये एक किस्से की वजाहत होगी। अभी आपसे मैंने कुछ खत लिए हैं जो ये खत जाहिर करते हैं कि आपके पास वो दस्तावेजात हैं जिनकी बुनियाद पे ये आप इस्टेब्लिश करते हैं कि हबीब एजी ज्यूरिच के अकाउंट से यहाँ से लॉयड बैंक लंदन में पैसा भेजा गया। यही बात है? प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे वो लेटर डालिएगा। ये लेटरों की कॉपी मेरे पास मौजूद है, और बाकायदा इन तमाम लेटर्स के लिए उस वक्त के मैनेजर जो है जो एजी ज्यूरिच के हबीब बैंक के जो मैनेजर थे, सैफुर रहमान मुझे याद है अब उनका नाम था, और एक दूसरा उनका फॉरेन एक्सचेंज का ऑफिसर था, वो वजाहत उसका नाम था। उनकी बाकायदा स्टेटमेंट, हैंड रिटन स्टेटमेंट मेरे पास है कि हमने ये रिकॉर्ड आपको पेश किया, ये हमारे रिकॉर्ड में असली है, आप कॉपियां लेके जा रहे हैं, मुझे टेस्ट कर रहा है। एक सवाल वो अभी भी मेरे पास है। ये पूछ लीजिए। ये फवाद चौधरी साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। इनाम साहब, मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि हबीब बैंक ज्यूरिक के जो PRO थे उस वक्त, ये वो नसीम अहमद साहब थे जो अभी कतर में पाकिस्तान के सफीर शहजाद अहमद के वालिद हैं, ये वही बैंक है जिसमें वो भी मुलाजिम थे? ये सर मेरे नॉलेज में उस वक्त नहीं आया था, क्योंकि वहाँ की मेरी जो लाहौर वाली टीम थी, उन्होंने जब इनके पास जाके किया तो जो हमारे पास सामने जो डीलिंग ऑफिसर थे वो 2 ही थे, उससे हम बयान आगे पीछे नहीं हुए। उनमें एक सैफुर रहमान थे और एक वजाहत थे। वजाहत सीनियर ऑफिसर। अच्छा, आप साथ रुकिए इनाम साहब, साथ रुकिए। पहले इसके ऊपर मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब को रद्द-ए-अमल लेना चाहिए। राना साहब, आप इस रद्द-ए-अमल देना चाहेंगे ये इनामुर रहमान सहरी जो इल्जाम आयद कर रहे हैं? जी कंपनी देखना, मैं ये अर्ज करनी चाहूँगा कि देखिए, आप लोग इस किस्म के ड्रामों से और इस किस्म के किरदारों से जो है ना वो बड़े पूरी तरह लोग वाकिफ हैं। अब आप देखें कि मैंने तो सहरी साहब के मुतल्लिक कोई ना तो कोई इंफॉर्मेशन हासिल की है, मैं फैसलाबाद था। आप इन्होंने आपके प्रोग्राम में अभी जो बात की है, अब आप मुझे आप बताएं, अंदाजा करें कि कोई इनकी बात को तस्लीम करेगा? भाई ठीक है, सैफुर रहमान ने या PMLN ने आपके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी शुरू कर दी थी, और फिर आप कह रहे हैं कि 2001 में मैं वहाँ से मुल्क से जो है वो बाहर आया हूँ। भाई 2001 में आपको आने की क्या जरूरत थी? 2001 में तो आपको बताना चाहिए था कि जी देखें मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा था। फिर आप खुद ही कह रहे हैं अपने बयान में कि जी 2002 में जो है वो मेरे खिलाफ जो है वो FIR नैब में दर्ज हुई। भाई वो 2002 में जो FIR दर्ज हुई है वो तो PML ने नहीं लगी, वो तो सैफुर रहमान ने नहीं की। फिर आप 2007 में कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो है वो रेड वारंट जो है वो जारी हुए हैं। तो इनके अपने ये अभी जो इन्होंने गुफ्तगू किया है वो इतनी कंट्राडिक्टरी है कि ये इस किस्म के ड्रामे जो हैं ये अब नहीं चल सकते। ये जब धरना चल रहा था इंतखाबात की धांधली के हवाले से, उस वक्त भी इस किस्म का ड्रामा किया गया था और एक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर लाया गया था, उसे कंटेनर पे चढ़ा के बड़ा शोर शराबा, बड़े नारे, वो देखें जी धांधली पकड़ ली है, धांधली का सबूत आ गया। बाद में फिर उसका जो हाल हुआ और जो उसके बाद उसका वो जिस तरह से एक्सपोज हुआ वो किरदार, वो नदीम अरग साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा इनाम साहब, आपको JIT ने, आपने जो दावे किए हैं, आपको JIT ने तलब किया, राब्ता किया आपसे कि आप आके सबूत दें हमें? अभी तक नहीं दिए। मैं राना साहब के लिए गुजारिश करता हूँ, मेरे लिए बहुत मेरे शहर के भी हैं और पुराने जिसे कहते हैं कि हम इनके चाहने वाले भी हैं। मैंने कोई बात ऊपर से नहीं की, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट से वो मैंने आपके सामने पेश कर दिए, वो अभी तक मेरे पास है। मैं एक अगली बात, अगर JIT उनको या सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी एजेंसी को अगर उनके ऊपर कोई एतराज है, मैं गुफ्तगू को तैयार हूँ। अगर वो इसको मानते हैं
उनकी मर्जी, और वो उनको डिस्कार्ड करते हैं, उनकी प्रेरोगेटिव है सर। इसमें मेरा और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये कागजात अब के नहीं है, 23-24 साल पुराने हैं, मेरे रिकॉर्ड में चले आ और रहे हैं। आपको अगर कोई अदालत यहाँ तलब करती है आपके अपने करप्शन केसेस में भी, ये आप उससे मावरा नहीं है कानून से, अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो इनामुर रहमान सहरी के ऊपर भी हो सकती है और सजा भी हो सकती है, आप जेल भी जा सकते हैं अगर ये चार्जेस दुरुस्त हों, तो आप भी अदालत के सामने पेश होने पर मादा हैं? क्यों नहीं सर, क्यों नहीं? आप मुझे बुलाएं तो सही। क्यों नहीं, आप मुझे बुलाएं, जहाँ पे बुलाएं कि मैं पेश हो जाऊंगा। राना साहब, आपकी कोर्ट में है जी बॉल, आप लॉ मिनिस्टर हैं, अब आप इसका नहीं, फैसला कर सकते हैं। नहीं देखिए मलिक साहब, बात ये है कि जब ये 2001 से बाहर हैं और 2001 से लेके 2007 तक जो है वो यहाँ पे जो हुकूमत थी, हम तो उस पूरे अरसे में जो है वो ज़ेरे अताब रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर सहरी साहब के साथ 1997 या 99 से पहले अगर इनके खिलाफ वो गलत इंक्वायरीज हुई, इनको गलत मुलाजमत से निकाला गया, तो इन्हें इस दौरान यानी 12 अक्टूबर 99 से लेके 2008 तक तकरीबन 9 साल का मौका था कि ये अपना वर्जन जो है, ये अपना मौक़िफ़ जो है यहाँ पे अदालतों में भी लेके जाते और नैब के सामने भी पेश होते। तो अगर ये नहीं पेश हुए और ये खुद साख्ता, तो राना साहब ये जो इल्जामात आयद कर रहे हैं, आप बीइंग ए लॉ मिनिस्टर शायद इसके ऊपर बेहतर रोशनी डाल सकें, जिस नौयत के ये इल्जामात आयद कर रहे हैं, क्या मुनासिब नहीं है कि हुकूमत इनको कल सुबह खुद अदालत में तलब कर ले? नहीं देखिए, इस किस्म की कहानी है, इस किस्म के कागजात जो है वो तो बहुत सारे लोगों के पास है, वो तो सारी दुनिया लिए कर रही है। फेक इल्जामात होंगे तो ये जेल में जाएंगे सर। राना साहब, अगर ये झूठे इल्जामात होंगे, अगर ये फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ये जेल में जाएंगे। तशरीफ तो लाए ना, ये तशरीफ तो लाए, आप उन्हें नोटिस भिजवाइए। लाए तो फिर ले आए, कागज भी ले आए साथ, तो इनके कागजात को भी देख लेते हैं और बाकी जो शर्मिला फारूकी से भी पूछ लें। शर्मिला, आप आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्रवाई हुई उसके ऊपर आप भी रोशनी डालिए। सुप्रीम कोर्ट ने आईबी के किरदार को क्वेश्चन किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्वेश्चन किया कि नादरा का रिकॉर्ड किसने लेकर हुसैन नवाज के हवाले किया, किसने उनको इजाज़त दी कि वो लोगों के ऊपर जासूसी करे। फिर उन्होंने ये कहा कि 8 से 9 लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, अदलिया के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। आपका रद्द-ए-अमल? जी शुक्रिया नदीम साहब। देखिए, मेरा ख्याल है कि आज जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनके जो रिमार्क्स रहे हैं बिलखुसूस इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले से, वो काफ़ी सख्त रहे। हम सिर्फ सियासी बयान क्यों ना ले लें, हमला इसको क्यों माने? क्या आपको लगता है ये हमला ही है या सिर्फ सियासी बयान है? देखें, दीज आर वेरी स्टर्न ऑब्जर्वेशंस। मतलब ये देखें ना, ये एटीट्यूड जो है ना, ये बड़ा गैर मुनासिब है कि जी ऑब्जर्वेशन। भाई ऑब्जर्वेशन तो आप देखें क्या है, वो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि सियासतदान और मीडिया के चंद लोग मिल के एक मुनज़्ज़म तहरीक चला रहे हैं अदलिया के ऊपर। जब आप अदालत के बाहर खड़े होके या PID में बैठ के JIT को अटैक करेंगे, आप तो सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हैं ना, क्योंकि ये JIT तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप किसी जज को अटैक करें, क्योंकि आप कंटेम्प्ट में अंदर हो जाएंगे। तो आप JIT को अटैक कर रहे हैं, उनके मेंबरान को अटैक कर रहे हैं। वो तो साफ साफ लिख के सुप्रीम कोर्ट को दे चुके हैं भाई कि हमारे डॉक्यूमेंट्स टैंपर हो रहे हैं, हमें हरासा किया जा रहा है। जो आज उन्होंने तो पिटीशन लगाई थी, जो आज जिसकी हियरिंग हुई है। पर लगता यह है कि बल्कि 3 अदारे, एक IB, एक FIA को आज मार्क किया गया SCCP चेयरमैन के ऊपर कार्रवाई, और नैब जिसने मंगी साहब को नोटिस जारी किया और उसके ऊपर वो पहले कह चुके हैं हमारे लिए फौत हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अब एक्ट क्या कर सकती है, क्या स्कोप है उनके पास? ये तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है। देखें, जो SCCP का है वो तो आज उन्होंने तय कर दिया। उन्होंने जो DG FIA हैं उनको कह दिया है कि इन एलिगेशंस के ऊपर प्रोब किया जाए। एलिगेशंस क्या हैं? टैंपरिंग विद द रिकॉर्ड। नंबर 2, जो उन्होंने एक नॉमिनेशन की एक अली तैमूर या अली मौज़म नाम है, इस वक्त मेरे जहन में निकल गया, उनकी नॉमिनेशन की JIT में वो, और जो ओवरऑल किरदार है चेयरमैन SCCP का, जो कि एक बड़ा मशकूक किरदार है, वो इसहाक डार साहब के राइट हैंड है। जिस तरीके से उन्होंने टेम्परिंग की है रिकॉर्ड के साथ, जिस तरह से उन्होंने व्हाट्सएप कॉल वाली मामला जो है वो लीक किया, उनका किरदार बहुत मशकूक है। DG FIA को कहा गया है कि वो इन एलिगेशंस को प्रूव करें, और जाहिर है FIA कैन ऑलवेज अंडर द लॉ कैन अरेस्ट देम एंड कैन इन्वेस्टिगेट देम एंड डू दैट। FIA उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, ऑफ कोर्स। अब इंक्वायरी का उनको जो उनका जवाब है SCCP चेयरमैन का, वो अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो उसमें वो उन्होंने व्हाट्सएप कॉल का तो जिक्र किया, लेकिन साथ ये भी ऐड किया हुआ है कि SCCP चेयरमैन आज की तारीख तक ये श्योर नहीं है कि वो कॉल रजिस्ट्रार ने की थी या किसी और ने की थी। यही तो इनका तमाशा है ना, जब जजेस ने ओपन कोर्ट में कह दिया कि हमने कहा था करने को, तो फिर बात क्या रह गई है?
वो तो इसमें तो रजिस्ट्रार का या सुप्रीम कोर्ट का तो मसला ही नहीं है। एंगलिंग दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मुझे आप बात करने नहीं देते, नहीं, उसके ऊपर मुझे इतराज है। असल में उनका आप सियासी प्रॉब्लम जमातें ना मीडिया हाउसेस को टारगेट करती हैं, जो दुरुस्त रवैया नहीं है, इसलिए मैं आपको हम रोकता बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीडिया हाउस को भी तो फिर थोड़े बहुत डेकोरम्स रखने चाहिए ना। वो भी पार्टी ना बने, मीडिया सेल के तौर पे काम ना करे। उसके मालिक से अगर कोई इतराज है तो उसके मालिक से आप मामला तय करें, 4-5-6, लेकिन जर्नलिस्टों के साथ आपको सीधा नहीं होना चाहिए। जर्नलिस्टों की टारगेटिंग अच्छा नहीं है। मेजॉरिटी जर्नलिस्ट तो जो है वो ऑब्वियसली अच्छे ही होते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के ऊपर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर उन्होंने कहा कि वो हम एफआईए को नहीं देंगे, उसके लिए हम स्पेशल मैकेनिज्म बनाएंगे। और उन्होंने पहले तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब को पूछा कि एलिगेशन लगे थे इनके ऊपर, आपने क्या किया इतने दिनों में? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने जाहिर है कि उसके ऊपर कुछ नहीं किया था। और उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि आईबी के ऊपर हम मैकेनिज्म, अच्छा अब आईबी, अब यहाँ पे आप नदीम साहब दो चीजें और भी देख लें। एफआईए है, उनका डीजी एक अरसे से डीजी है ही नहीं, एक्टिंग चल रहा है। आईबी है, उनको तीसरी एक्सटेंशन मिली है शेख साहब को और उनको डीजीआईबी को, और उनकी जो आखिरी एक्सटेंशन है वो तो बहुत ही मजेदार है। वो कहते हैं कि टिल फर्दर ऑर्डर्स आपको एक्सटेंशन हमने कर दिए। ये ऐसे मुल्क चला, और जिस तरह जो अभी जैसे शर्मिला ने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि आपने प्राइवेटाइज कर दी है, किस तरह से चला रहे हैं? क्या बाई लॉ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर या इस तरह की बॉडी जो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करे, आईबी उसके ऊपर इस तरह की स्पाइंग कर सकती है? उसके ये तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने बहुत ही सख्त इसकी एक्सेप्शन दी, और उन्होंने अजमत सईद साहब ने उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट केसेस तो हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप हमारे यहाँ जो है लो डाउन तैयार करेंगे और आप हमारे के ऊपर जो है वो जासूसी करते फिरेंगे। तो ये उन्होंने कहा कि तैनातियों से पहले आप बनाते हैं, अगर ज़रूरत हो तो किसी को कहा जाता है तो आप बनाते हैं। और ऑब्वियसली राइट ऑफ प्राइवेसी आपको पता है, इस एक तो आर्टिकल 14 में तो है, लेकिन ये इस्लामिक राइट है। आपकी जो प्राइवेसी है, आप ये यहाँ तो तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान में, जिसका दिल करता है वो फोन हैकिंग शुरू कर देता है, जिसका दिल करता है वो। डीजीआईबी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन ले सकती है? डीजीआईबी का कल पता चलेगा। मैं इसलिए कमेंट नहीं करना चाहता कि चूंकि ये पेंडिंग है मामला। अटॉर्नी जनरल इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल कल इसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे और सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई अपना हतमी राय देगी। तो चूंकि ये कल हतमी राय के लिए रखा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर कोई ओपिनियन देना मैं मुनासिब नहीं समझता। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू जारी रखेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पनामा पेपर्स की तहकीकात और JIT के ऊपर इल्ज़ामात और JIT के तहफ़्फ़ुज़ात। नून लीग की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए गए JIT के अरकान के ऊपर। SCCP मुख्तलिफ इदारों की तरफ से कहा गया कि हमें व्हाट्सएप कॉल्स आई हैं। हुक्मरान जमात के मुख्तलिफ चीदा लोगों ने उन अरकान के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ की और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही सख्त नोटिस लिया है और उसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले के मुतरादिफ करार दिया है। बयानात की नोयत हम बारहा पहले भी आपको सुनवा चुके हैं। फवाद चौधरी साहब, केस जो है अब ज़्यादा दूरी के ऊपर नहीं है, वो मंजिल करीब आ रही है जिसके ऊपर इस JIT को अपनी हतमी रिपोर्ट की तरफ जाना है। अभी शायद तीसरी रिपोर्ट करीब आ गई, 22 तारीख को, 22 तारीख रात को, और 7 जुलाई को इसको हतमी रिपोर्ट देनी है। 60 दिन पूरे हो जाएंगे, आखिरी 15वां दिन जो है वो शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो चीखें हैं उनकी आवाज़ ज़रा बुलंद होना शुरू हो गई है, क्योंकि मुकम्मल होने नहीं देना चाहते। जो PMLN है, आप देखिए कि जो पनामा पेपर्स का जब केस आया, सब ने मिठाइयाँ खाई। उसके बाद जब JIT बनी, सब ने उसके ऊपर करा, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पहले 1-2 गवाहीन जो हैं उनकी गवाहियाँ रिकॉर्ड हुई, तो उसके बाद मामला जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। और अब यहाँ पर आते आते एक पूरी स्मीयर कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई जजेस के खिलाफ और JIT के खिलाफ। और अब ये जो 7-8, और अब जजेस के बकौल पहले 8 थे और अब एक और का इजाफा हो गया है, 9 हो गए हैं। इन्होंने इजाफा किसका होगा ये पता नहीं, अब जज साहब ने ऑब्जर्व किया था, अब पता नहीं, अब लेटली जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह साहब की एडवाइस के ऊपर छलांग मारी है। हालांकि पहले बंदूकें तान रखी हैं, बंदूकें तान रखी हैं, उसके ऊपर मेरा ख्याल शायद 9 था। लेकिन अब जज साहब ने यह भी कहा कि हम इन 8 लोगों की जो बातें हैं उनको अलहदा रिकॉर्ड बना रहे हैं और जब ये केस खत्म होगा तो फिर हम इसको टेकअप करेंगे। अच्छा, उसको टेकअप करेंगे? ऑफ कोर्स, ये जिन लोगों ने 8-9 ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बयान दिया उनकी तलब भी होने वाली है। उन्होंने कहा उनको हम जो है वो ऑब्जर्वेशन किए हैं, उनको हम तलब करेंगे और फिर देखेंगे कि ये हमारे साथ। शर्मिला फारूकी से भी पूछते हैं। शर्मिला फारूकी, आपके दौर में भी बहुत से सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे, गिलानी साहब की भी पेशी हुई, राजा परवेज अशरफ की भी पेशी हुई, और जरदारी साहब जो पार्टी हेड भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, उनके केस तो 5 साल चलते ही रहे। वो खैर आप लोगों ने बड़ी होशियारी से काम लिया,
उनको आपने स्विस कोर्ट वाला मामला तो इतना लटकाया कि केस ही खत्म हो गए। लेकिन ये वाला रवैया थोड़ा सा इस वक्त मुख्तलिफ है, इस वक्त टेंशन ज़्यादा है, आमने सामने फ्रीक खड़े नजर आते हैं, बंदूकें, जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि एक ख़ानदान के ऊपर बंदूकें तान रखी हैं, ये वाला तासुर उस वक्त कम दिया जाता था। नदीम साहब, मेरा ख्याल है कि उस वक़्त तो खैर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब होते थे कोर्ट रूम नंबर 1 में, और रोज़ सुबह वहाँ पर अदालत लगती थी, और जो जो ऑब्जर्वेशंस आते थे वो मैं दोहराना नहीं चाहती। और मतलब मेरा ख्याल है कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठी होती थी। कभी आईजी को बुला लिया जाता था, कभी DGFIA को बुला लिया जाता था, मतलब सारे ब्यूरोक्रेसी सब ने काम छोड़ दिया था और सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे होते थे। लेकिन उस वक़्त भी नदीम साहब, आप मुझे कोई एक क्लिप दिखा दें या आप मुझे कोई एक टॉक शो दिखा दें जहाँ पर पीपल्स पार्टी के किसी नुमाइंदे ने सुप्रीम कोर्ट की किसी भी किस्म से या कहीं भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ऐसी ऊंच नीच बात की हो या टोन और टेनर जो हो वो गैर मुनासिब हो। ना कभी हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब या गिलानी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, किसी की तरफ से कोई बयान आया, या जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर बाकायदा, अंदर तो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो बाहर जो उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स होती हैं कि जनाब ये तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, मतलब मैं नाम लूँ, तलाल चौधरी हैं, दानियाल अजीज़ हैं और 2-4 ऐसे जो हैं, वो फिर जो जुमले, जो अल्फाज, जो थ्रेटनिंग। अब निहाल हाशमी का केस आपके सामने, कुछ आपने आज जो है वो ऑडियो और वीडियो विजुअल्स दिखाई हैं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन आप मुझे उस दौर में बता दें, उन 5 सालों में कोई एक दिन, एक लम्हा, एक कोई आप मुझे क्लिप दिखा दें। हम हमेशा ये कहते रहे कि बिल्कुल हमारे साथ जो है वो एक अनफेयर ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल भी हो रहा है, लेकिन हमने कभी किसी के ऊपर ना हमला किया, ना हमने किसी की तजलील की, ना हमने इदारों को अपने मुफाद में इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो आज एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम GIT ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। देखिए इस वक्त क्या हो रहा है, इट इज़ समथिंग अलार्मिंग कि एक इतना बड़ा मुकदमा चल रहा है जहाँ पर जो फर्स्ट फैमिली है पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म एंड हिज फैमिली, उसके हवाले से, एसेट्स के हवाले से एक मुकदमा है जो कि ना हम लेकर आए हैं पीपल्स पार्टी, ना PTI लेकर आई है, ये एक पैनामा लीक्स हैं। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है वो ये है GIT की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, और जो जिस GIT के ऊपर की तजलील हो रही है और इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की तजलील हो रही है कि जनाब ये तमाम इदारे उनकी मामलत नहीं कर रहे, वो डॉक्यूमेंट्स टैम्पर कर रहे हैं। और आज ये बात सामने आई है कि जनाब ये, अब मैं क्या बार बार वो बात कहूँ कि जनाब सुप्रीम कोर्ट कह रही क्या ये प्राइवेटाइज हो गए, ये हुसैन नवाज के पास ये डॉक्यूमेंट्स कैसे पहुँचे। आई थिंक ये बहुत बड़ी, मेरा ख्याल है ये शर्म की बात है। इट्स ये एक मकाम ऐसा है इस हुकूमत के लिए कि उनको मतलब शर्म होना चाहिए कि दे बीइंग एक्सपोज्ड। हर रोज़ वो एक्सपोज हो रहे हैं कि वो किस तरीके से गवर्नमेंट मशीनरी अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके में से वो मीडिया के कुछ लोगों को आप इसका क्या जवाब देते हैं? ये शर्मिला ने बड़ी वजाहत के साथ अपने दौर के केसेस का हवाला दिया। मुझे याद पड़ता है कि वो राजा परवेज अशरफ के ऊपर जब ये रेंटल पावर के केसेस चल रहे थे तो राजा रेंटल लोग पुकारते थे, उन्हें अपोजिशन की जमातें, आप लोग उस वक्त अपोजिशन में थे, और वो केसेस में हुकूमत का ऊपर से नीचे तक शायद कोई शख्स बचा होगा जिसको ना तलब किया गया हो। किसी का गिलानी साहब के बेटे का क्या नाम लेते थे नदीम साहब, पता नहीं क्या क्या नाम रखे थे सबके। लेकिन अदालत को किसी ने कसाई की दुकान नहीं थका। राना साहब नहीं नदीम मलिक साहब, उस वक्त मामला ये था कि उस दिन करप्शन की गजब कहानियां जो हैं वो रोज नई से नई पैदा हो रही थी, तो इसलिए फिर जो लोग भी उन कहानियों में मुलव्वस थे उनको जो है वो बुलाया जाता था, या उनके मुतल्लिक जो है वो इंक्वायरी जो है वो डिफरेंट जो है वो अदारे जो है वो कर रहे थे। तो और इनका जो केस है वो केस ही बड़ा मुख्तलिफ था। अब यहाँ पे तो ये है ना कि 2 पार्टीज हैं और वो अपना अपना मौक़िफ़ जो है उसके लिए वो अदालत के सामने पहले अंदर वकला जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, उसके बाद फिर पार्टीज के जो भी तर्जुमान होते हैं वो आगे बाहर जो है वो गुफ्तगू करते हैं। इनका तो केस ही बड़ा सिंपल था, अदालत में कंटेम्प्ट का इनके खिलाफ केस चल रहा था और अदालत इनको, मेरा ख्याल है कोई 1 साल पूरा कहती रही कि जनाब एक आप लेटर लिखते, वो इन्होंने लिखा नहीं। ये इनका अदालतों का रेंटल पावर का केस कंटेम्प्ट का नहीं था, वो जरदारी साहब का खत वाला केस जो था वो और था। रेंटल पावर का केस जो है वो रहता था। इसी तरह से वो एक और जो
अदारा था जिसमें OGDCL जिसमें ख्वाजा साहब को लगा दिया गया था, उसका जो है वो केस जो है वो अलग था। तो ये तो मामला है कि इनका तो एक तरीकाकार ही मुख्तलिफ था ना, कि हर अदारे में हर जगह पे जो है वो करप्शन की गजब कहानियां जो 5 साल चलती रही हैं। तो उसके बाद फिर आगे जो भी फिर हाल है राना साहब, लेकिन वहाँ तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं, यहाँ आप इतराज कर रहे हैं। यहाँ पर भी तो रूलिंग फैमिली के ऊपर इल्जामात की नोयत ऐसी है ना कि पैसे यहाँ से बाहर गए। ना बिल्कुल नहीं। रूलिंग फैमिली के ऊपर आप यानी पिछले 2008 से लेके अब 17 है, आप जो है वो बताएं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी उस मामले के ऊपर आप ये कहें कि जी फलां मामला जो है नहीं सर, SGS कुटेकना केस इससे पहले नहीं सर, SGS कुटेकना केस जो जरदारी साहब के ऊपर था राना साहब, वो 90 की दहाई का था। नहीं 90 की दहाई का था, लेकिन वो 2008 से 2013 की हुकूमत का नहीं था। नहीं, लेकिन फलां जगह से कमीशन लिया, फलां जगह पे जमा कराया, किसी बात इससे ज्यादा सीधा साधा नहीं था। अगर आपके पास कोई सबूत, कोई दलील, कोई इल्जाम है तो आए ना आप उसकी इंक्वायरी करवाएं। अब बात यह है कि आप तो उनके जो यानी जाती कारोबार है कि जिस गल्फ स्टील कब लगी थी, वो फिर क्यों बिकी थी, वो फिर कैसे बिकी थी, उसके पैसे फिर कहाँ थे, कहाँ से वो फिर कहाँ गए। यानी मामला ये है कि ये आप बराह रास्त उनके जो कारोबार है, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी जो टैक्सेशन है, उसको आप हिट कर रहे हैं और उसमें से कोई लकूना निकाल के फिर आप कहेंगे कि क्योंकि आप इसको जो है वो पूरी तरह से वेरीफाई कंफर्म नहीं कर सके तो लिहाजा हम ये समझेंगे कि ये क्योंकि आप नहीं कर सके तो लिहाजा आपने करप्शन किया। आप करप्शन की एलिगेशन किसी सरकारी प्रोजेक्ट के हवाले से तो आज तक ये एक लफ्ज नहीं कहा किसी ने, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना किसी ने बाहर जो है बातें जुबानी कलामी करते हैं, लेकिन कोई आदमी जो है वो सामने आके अच्छा, 1 मिनट मुझे मौका दीजिएगा। इम्पोर्टेंट हाँ, पहले आप जवाब देना चाहेंगे या पहले मैं शहरी साहब से ले लूं, क्योंकि उनका दावा के सबूत है। आप पहले मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, पहली बात यह है 5 अप्रैल 2016 को पैनामा पेपर्स का स्कैम आया। 80 मुल्कों में पाकिस्तान भी शामिल था जिसमें ये स्कैम आया। कहा गया 4 अपार्टमेंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान की फैमिली ने ऑफशोर कंपनी के नाम पे रखे हुए हैं, नीलसन और नेस्कोल। वज़ीर आज़म साहब से पूछा गया, उनकी फैमिली से पूछा गया, उन्होंने कहा जी 2006 में हमने एक्वायर किए थे। कहा गया 93 और 2006 के दरमियान नीलसन और नेस्कोल किसकी मलकियत थी, जवाब दे दें। उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। अब भी जो जवाब आया उन्होंने कहा जी ये इट विल बी अमाउंट टू बी अ विटनेस अगेंस्ट आवर सेल्फ, हम नहीं देंगे जवाब। ये मामला यहाँ से शुरू हुआ। सवाल ये था कि उन अपार्टमेंट्स के पैसे कहाँ से आए। 2 ट्रेल्स हैं, एक हुदैबिया की ट्रेल है और एक कतर की ट्रेल है। हुदैबिया की ट्रेल ये कहती है कि 8 अरब रुपया जो मोटरवे से कमीशन लिया गया था वो पैसे हुदैबिया में एडजस्ट हुए थे और वही पैसे ये अपार्टमेंट खरीदने में इस्तेमाल हुए थे। जो कतर की ट्रेल है जो वो कहती है कि नहीं जी $12 मिलियन मियाँ शरीफ साहब ने 1980 की दहाई में कतरी के साथ इन्वेस्ट किए थे और उससे ये एडजस्टमेंट हुई। अब कह रहे हैं कि जी कतर का को बिजनेस ट्रांजैक्शन दे दें। $12 मिलियन बहुत बड़ी रकम है जो कि जाहिर है ऊँटों पर या 12 मिलियन दिरहम ऊँटों पर या कतर पर नहीं जा सकती, वो नहीं आ रही। लिहाजा एक ही ट्रेल बचती है और वो हुदैबिया की ट्रेल है और हुदैबिया की ट्रेल करप्शन की ट्रेल है। नहीं, सबूत तो चाहिए ना, सबूत के बगैर तो आपका सबूत का तो एक सबूत का तो एक चेक मौजूद है, एक ट्रांजैक्शन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है। जेआईटी इस वक्त देख रही है वो क्या कर रही है। राना साहब कुछ आप फरमा रहे, वो एनएसएल के वो न्याजी सर्विसेज के ऊपर जा रहे। आखिरी पॉइंट सिर्फ, अगर राना साहब आपकी इजाजत से मैं सिर्फ आखिरी पॉइंट, ये जो हुदैबिया पेपर ट्रेल है इसमें पहली बात तो यह है कि साक डार साहब की कन्फेशन है किस तरह से 1.3 अरब रुपया बाहर भेजा गया, फिर 46 फैमिली मेंबर्स के नाम वापस लाया गया। एक चेक मौजूद है, एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन मौजूद है, लोग मौजूद हैं, गवाह मौजूद है। रही सही कसर आपने वो रात को इनाम साहब को बुला के पूरी कर दी है। इनाम साहब अभी साथ ही हैं। इनाम साहब ये जो दावा है नदीम मलिक साहब जी, पहले राना साहब पहले जी नदीम मलिक साहब, बात ये है कि अब इन्होंने बात की है बड़ी देर के बाद कि जी मोटरवे जब बनी थी तो उसमें से जो पैसे जो है या कमीशन जो है वो लिया गया और उसको जो है वो इधर सेटल किया गया। जनाब हुदैबिया तो सुन नहीं ना रहे। बात ये है कि आप लाए ना इस बात को आप अलग करें कि जी मोटरवे इस मुल्क में था। सर हुदैबिया एग्जैक्टली यही है। सुन लेना, हुदैबिया जो है, बात ये है कि आप लाए ना इस इल्जाम को। मोटरवे बनी है, मोटरवे किसी ने बनाई है, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी ने उसको अप्रूव किया है, किसी ने उसके ऊपर काम किया है। आप लाए इस एलिगेशन को, आप साबित करें।
अच्छा, 1 मिनट मुझे मौका दें। मैं इनामुर रहमान साहब, आपका दावा था मेरे प्रोग्राम में कि आपके पास वो फाइल मौजूद है जिसमें मोटरवे की तफ्तीश की गई थी FIA के अंदर। ये सरकारी तफ्तीश होगी, जाहिर है, किसी कोई आपका इंडिविजुअल एक्ट नहीं होगा, इसकी रिपोर्ट की ऑफिशियल वैल्यू भी होगी, तो ये सरकारी खातों में रिपोर्ट मौजूद भी होनी चाहिए। मोटरवे में क्या करप्शन हुई, कितने की हुई, कहाँ है वो रिपोर्ट? वो रिपोर्ट मेरे पास मौजूद, उसकी कॉपी अभी तक मेरे पास मौजूद है। वो बीबी बेनजीर भुट्टो तक भी गई थी, उन्होंने उसके ऊपर रिमार्क्स भी लिखे थे। इनके उस वक्त कुछ ऑफिसर के नाम पे क्वेश्चनर भी हमने इशू किए थे, तो वो सारी चीजें मौजूद है। यहाँ पे मैं एक सिर्फ इसमें देता हूँ आपको मिसाल कि इटली की एक कंपनी थी जो कि इनको बिड कर रही थी हाईवे वालों को, नेशनल हाईवे वालों को, और उसे एक तेलको कंपनी और थी, स्टाल्डी इटली वालों की थी। वो उन दोनों को अलावा डाइवो कहीं मैटर नहीं करता था, लेकिन बाद में डाइवो के साथ राब्ता करके उससे वो ले ली गई बिड, और उस वक्त उसकी बड़ी एक लाइन में के 16 अरब को 50 करोड़ या इसके करीब कहीं उस वक्त उन्होंने जो BOQ वगैरह बनाई थी, बिल ऑफ क्वालिटी जिसे कहते हैं, NHA वालों ने, उसी के ऊपर नेगोशिएशन उनके साथ हुई। वहां पे वो अपनी जगह पे चली गई। लेकिन ये मई 1991 की बात है। लेकिन जब आपने उनको ठेका दिया डाइवो वालों को, तो फिर उसको तो 22 अरब 49 करोड़ रुपए की वो BOQ जो ना वो क्लेम हुई। तो ये दरमियान वाला 8 अरब रुपया सिर्फ पाइपिंग में लेके गए हैं। सबूत इनाम साहब जुबानी कहना एलिगेशन है, सबूत किधर है? राणा साहब कहते हैं सबूत है ना सर, मेरे पास कॉपी मौजूद है, अटेस्टेड कॉपी मौजूद है मेरे पास। राणा साहब इसका सबूत मांगते हैं। राणा साहब कहते हैं जुबानी आपके बाद जो वो इल्जामात हैं आप घड़ सकते हैं, इसका सबूत है। अगर आपके पास अटेस्टेड कॉपी है तो वो किधर है अटेस्टेड कॉपी? इनको हक है, इन्हें मेरा नंबर दे दीजिए, मुझे जो सिर्फ अपने किसी नुमाइंदे का या अपना ये ईमेल दे दिए, मैं उसमें तस्वीर इनको भिजवा देता हूँ, सारी उसकी पूरी फाइल इसको मैं कॉपी करके उनको भिजवा देता हूँ। एक बात। और दूसरे ये जो राणा साहब ने फरमाया ना, हेलो जी आप करिए, बात करिए। जी राणा साहब ने सिर्फ एक लाइन में मैं बता रहा हूँ, मेरे खिलाफ इंक्वायरियां नहीं थी, इंक्वायरी एक ही थी, लेकिन 4 ऑफिसर से इन्होंने इंक्वायरी करवाई। ये दोनों में जरा, ये तो समझते हैं लीगल आदमी है, लीगल डिफरेंस आप इनमें समझ लीजिए, एक बात। और दूसरे ये कुछ तजारात का मजमूआ जो उन्होंने कहा है कि मैं उस वक्त नहीं था, इसमें एक और किरदार मैंने अपने उसमें किया था उस वक्त, उसका जिक्र हसन वसीम अफसल के भाई को, जावेद जिया को FIR नंबर 5/95 में मैंने 6 महीने जो है वो जेल में रखा, और वो उसका चालान जो सबमिट किया, तो बेसिकली वो हसन वसीम अफसल का बहनोई था, एक ही बहन थी, बहनोई था, वो उसका बदला उन्होंने लिया। पहले एहतसाब ब्यूरो में वो सैफुर रहमान साहब के साथ थे, लेकिन जब वो नैब उसकी बन गई, एहतसाब ब्यूरो की नैब बन गई, तो ये उनके साथ ही ट्रैवल करके अंदर गए थे। शर्मिला से भी क्लोजिंग रिमार्क्स बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शर्मिला, ये जो दावा कर रहे हैं इनामुर रहमान सहरी, तो क्या इनको अब JIT को तलब करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बुलाना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्लोजिंग रिमार्क्स, 1 लाइनर। देखिए, इनकी ग्रीवेंसेस हैं और ये पिछले कई सालों से इस मामले पे अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। इनकी बात सुननी चाहिए और एक इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए, ताकि जो मुल्ज़िम है वो मुल्ज़िम करार हो और जो मुल्ज़िम नहीं है वो बाइज़्ज़त बरी हो। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है ना, जो इदारे करते हैं कि सालों साल इंक्वायरियाँ कर रहे हैं और आप किसी के ऊपर विच हंट कर रहे हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये अब ना वो वक्त रहा है, ना वो हालात रहे हैं कि शर्मिला फारूकी साहब, फवाद चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब और इनामुर रहमान सहरी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।